देखिए, हमारी सरकार हर चीज पर माइन्यूटली नजर बनाए हुए है। देश में किसी भी प्रकार की कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस की किसी भी प्रकार की स्कैरसिटी नहीं है। गैस के पर्याप्त भंडार देश में मौजूद है और देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार के अन्य प्रतिनिधि मिडिल ईस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्षों से लगातार संपर्क में है, क्योंकि हमारे देश के लाखों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो जिस तरह से जिस सेंसिटिविटी के तरीके से भारत सरकार इस पूरे एपिसोड को हैंडल कर रही है, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज भारत लगातार ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के लोगों के संपर्क में भी है, इजराइल के संपर्क में भी है। और भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का एकमात्र देश है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकल रहे हैं। बाकी सारे देशों के जहाज रुके हुए, पर जिन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति की, मोदी सरकार की नीतियों की ताकत है। सर, लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार के प्रमुख बन गए हैं और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखिए, ये एक अभूतपूर्व क्षण है हर कार्यकर्ता के लिए, हर भारतीय के लिए, कि एक व्यक्ति इतने हम्बल बैकग्राउंड से उठ के भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाला व्यक्ति बना। ये हम सब के लिए गर्व करने का क्षण है और ये एक आत्मविश्वास जगाता है कि सिर्फ एक परिवार में पैदा होना ही भारत का लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। एक हम्बल बैकग्राउंड का व्यक्ति, जमीन से उठकर यहां तक पहुंचने वाला व्यक्ति, और इतने लंबे समय तक सारे तमाम रिकॉर्ड, सिक्किम के मुख्यमंत्री जी का आज रिकॉर्ड टूटा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोड़ा, कि इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहले गुजरात राज्य की, अब पूरे भारत की लगातार सेवा कर रहे हैं। और हम तो ईश्वर से प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा हो। सर, लेकर अब रिटायर्ड जजों और जो पूर्व नौकरशाह हैं उन्होंने आलोचना भी की है। इस पे 275 हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। 119 पूर्व नौकरशाह, 131 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अमेरिका के कोई थिंक टैंक या किसी तरह के एनजीओ इस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं, उन्हें ये नहीं पता या उनको इस बात की समस्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के हर परिवार में राष्ट्र प्रथम की जो नीति है वो घर घर तक पहुंचाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर घर में राष्ट्र प्रेम की भावना का दिया लगाए हुए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को और आगे कैसे ले जाए, इस चीज को, इस भावना को भारत के हर परिवार में पहुंचाता है। शायद इस थिंक टैंक की वही समस्या होगी या जिन्होंने ये इस तरह की रिपोर्ट निकाली उनकी ये समस्या होगी, क्योंकि उनका एजेंडा भारत के विकास को रोकना हो। लेकिन सर, विपक्ष का अगर बयान की बात है और कह रहे हैं कि उस सूची में जो हस्ताक्षर वाली है उसमें उनका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए, कौन है वो, और महात्मा गांधी का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। देखिए, मैं मनोज जी को कहूंगा, महात्मा गांधी होते तो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाली राजद पार्टी का पॉलिटिकल लाइसेंस ही खत्म करते। अगर महात्मा गांधी होते तो भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, भैंसों का चारा खाने वाले, जॉब फॉर लैंड का स्कैम करने वाली राजनीतिक पार्टी का लाइसेंस ही बंद करते और मनोज झा सांसद भी नहीं बन पाते। तो महात्मा गांधी जी की बात मत कीजिए। आपके मुंह से और आपकी पार्टी के मुंह से गांधी जी का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि गांधी जी कभी भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को पनपाने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाए, वो भ्रष्टाचार की राजनीति को पनपाने वाले नहीं थे। तो आपका तो पूरी राजद का जेनेसिस ही परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। तो मनोज झा अगर महात्मा गांधी की बात करते तो वो स्वयं सांसद नहीं होते। सर, पंजाब आरोप जिस मंत्री पर था, एफआईआर एक तरफ दर्ज हो गई है। भगवंत मान ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के प्रति उनकी। देखिए, पहले तो भ्रष्टाचार करवाओ, फिर नाटक करो। ये दारू प्रेमी पार्टी का एक एजेंडा बन चुका है, एक टूल किट बन चुका है।
और आज पंजाब सरकार सिर्फ पंजाब में फिस्कल मिसमैनेजमेंट के लिए जानी जा रही है। पूरा पंजाब सरकार की इकोनॉमी, पंजाब राज्य की इकोनॉमी का एकदम भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। और पंजाब में अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो वो एक ही काम है जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार, हिंदी में, अंग्रेजी में करप्शन। और पहले करप्शन करो, फिर पकड़ा जाए तो इस तरह के नाटक करो। ये एक इस पार्टी की टूल किट बन चुकी है और ये बेनकाब हो चुके हैं। पंजाब में इनका सुपड़ा आने वाले चुनाव में साफ हो जाए। सर, केसी वेणुगोपाल ने कहा केरल में सीपीआईएम बीजेपी गठजोड़ काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि दोनों के बीच संबंध पहले से रहे हैं और अब जनता उनके खिलाफ है। देखिए आप, भले ही वो सीपीआई हो या कांग्रेस हो, वो दोनों एक दूसरे पे बात नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक समुदाय विशेष की वोट चाहिए, केरल के जनरल वोट नहीं चाहिए। एक धर्म विशेष के वोटों के ऊपर आंख लगा के बैठे हुए। और अगर एक दूसरे की ए और बी टीम है तो कांग्रेस और सीपीआई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे इंडी अलायंस बना के बैठे। राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस, त्रिवेंद्रम में लड़ाई, यहां पर दिल्ली में भाई भाई दोनों संसद में साथ में बैठ के चाय पीते, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सवाल एक साथ मिलके पूछते हैं। वहां पर ड्रामा, लड़ाई दिखाने का सवाल ये केसी वेणुगोपाल को बताना चाहिए कि ये ड्रामा क्यों चल रहा है कि दिल्ली में साथ, केरल में अलग अलग, बंगाल में साथ, केरल में अलग अलग। अभी बंगाल में साथ चुनाव लड़ लेंगे, ये वो लोग हैं। तो ये सिर्फ ये सब काम सिर्फ एक धर्म विशेष के वोटों के लिए कर रहे हैं, कि केरल के विकास के लिए नहीं, दूसरे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके वोटों के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के वोट उनको मिल जाए, जिससे उनका जो वोट बैंक है वो ना खिसके, इसके लिए कर रहे हैं। केरल के लोगों के विकास का इनके मन में, ना तो सीपीआई के मन में, ना कांग्रेस के मन में किसी प्रकार की ना तो कोई नीति है, ना नीयत है।